हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग EMRS PGT इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आपको सिलेबस बता दिया गया था। कल आपको एक टॉपिक करवा दिया गया था। आज हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है, जो है सैम्पलिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग एंड मेथड्स, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा। ये सब चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए भाई, हम लोगों का तो एग्ज़ाम भी नहीं है, आप लोगों के लिए वीडियो है, आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी है ताकि आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। लेकिन जो ये है कि EMRS का ये जो बैच है, इसको स्टार्ट करने का पर्पज़ आप लोगों के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन अगर आप ही लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, चैनल को नहीं विज़िट करेंगे, अच्छे से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, कहीं स्किप करते हैं या सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो भी देखिए क्या बेनिफिट है। जब हम लोग ये आपके लिए मेहनत करके चैनल बना रहे हैं और आप लोग बिल्कुल भी अपना एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो देख लीजिएगा। बाकी आप ऐसे तो भाई उम्मीद नहीं थी मुझे कि भी हम मेहनत करते जा रहे हैं और आप साथ नहीं देंगे, इस बात की तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन चलिए देखते हैं। आपके लिए बनाया गया चैनल है, कृपया सपोर्ट कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें सैम्पलिंग के दो मेथड हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। इसमें क्या है कि संगणना विधि के अंतर्गत सभी इकाइयों को, सभी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और फिर उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो ये दो मेथड हैं हमारे, जो स्टैट के जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। फर्स्ट मेथड आपका सेंसस मेथड, सेकंड है सैंपल मेथड। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, जिसमें फर्स्ट है यूनिवर्स और पॉपुलेशन, यानी कि समग्र। हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं कि किस चीज़ का डाटा हम लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। इसमें है आपका सांख्यिकी में समग्र से अभिप्राय है उन समस्त इकाइयों के समूह से है जिसके बारे में हम सूचना एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इन स्टैट यूनिवर्स और पॉपुलेशन मीन एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स अबाउट विच वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। कि जो भी हमें डाटा है, जो भी हमारे आइटम्स हैं, पॉपुलेशन के हैं, जो भी स्टैट के अंदर हम उनको इकट्ठा करते हैं, उनको एक एग्रीगेट फॉर्म में, यानी कि एक एकत्रित करना फॉर्म में, ये आपका इसमें इंक्लूड होता है। आपके लिए कल मैंने बाइलिंगुअल कंटेंट तैयार किया था, हिंदी वीडियो अलग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियोस अलग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। लेकिन फिर भी आप लोगों का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिससे मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। देखिए, मेरी तो मोटिवेशन आप लोग ही हैं। आप लोग साथ देंगे तो चैनल अपना और अच्छे से ग्रो करेगा, आगे आपके लिए मन करके काम करने का मन करेगा और नई नई वीडियो हर एक टॉपिक में आपका कवर कराऊंगी। सिलेबस में आपकी कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन साथ दीजिए भाई, ऐसे नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि समग्र से अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। ए यूनिवर्स और पॉपुलेशन मीन्स द एंटायर फील्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन अबाउट विच नॉलेज इज सॉट। उदाहरण के लिए, यदि हम कॉलेज के सभी 2000 विद्यार्थियों के उनके औसत मासिक खर्च के बारे में सूचना इकट्ठा करना चाहते हैं, तो सभी 2000 विद्यार्थियों को समग्र या जनसंख्या कहलाएंगे। मतलब नंबर ऑफ पीपल इंक्लूड है उस डाटा में, तो उसको हम समग्र कहेंगे। ठीक है जी। 2000 हैं तो 2000 हमारे यहाँ समग्र है, 2000 अगर विद्यार्थी हैं तो। ठीक है जी। इसके दो प्रकार हैं, फर्स्ट है फाइनाइट, सेकंड है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट यानी कि निश्चित समग्र में मदों की संख्या निश्चित होती है, जैसे अभी बताया 2000। जैसे कॉलेज में विद्यार्थियों, फिर उनके प्राध्यापकों की संख्या इत्यादि। इसके विपरीत अन्यतः समग्र में पदों की संख्या अनिश्चित इनडेफिनेट होती, इनफाइनाइट होती है। जैसे आकाश में तारों की संख्या हम नहीं बता सकते, नहीं गिन सकते हैं कि कितने तारे होंगे। समुद्र में पानी की मात्रा नहीं बता सकते हैं। पेड़ पर पत्तियों की संख्या कितनी है, सिर पर बालों की संख्या इत्यादि। ये चीज़ें जो हैं ये अनंत है। और जो निश्चित चीज़ें हैं ये आपके, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, ये आपके डेफिनेट फाइनाइट चीज़ को दिखाती है।
सेकंड आपका सैंपल। सैंपल क्या होता है कि सैंपल का छोटा भाग या उप समुच्चय सैंपल कहलाता है। ए पार्ट और सबसेट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सैंपल। यूनिवर्स का ही सबसेट सैंपल कहलाता है। अंडरस्टैंड? सबसेट यूनिवर्स का ही सबसेट सैंपल कहलाता है। अन्य शब्दों में समग्र में से छांटी गई या चुनी गई इकाइयों को सैंपल कहते हैं। वास्तव में सैंपल की समग्र या बड़े समूह से लिया गया वह छोटा भाग होता है जो संपूर्ण समग्र के अध्ययन के लिए चुना जाता है। ए सैंपल इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच वी सिलेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उदाहरण के लिए यदि अनुसंधानकर्ता कॉलेज के 2000 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थियों का चुनाव करता है और सबका प्रतिनिधित्व करता है तो उन 200 विद्यार्थियों को न्यायाधीश या सैंपल कहा जाएगा। ठीक है जी। इस प्रकार सैंपल से अर्थ किसी समग्र से चुनी गई कुछ मदों से हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। मेन फर्स्ट हमारा रहेगा यूनिवर्स। ठीक है जी। और यूनिवर्स का ही सबसेट क्या कहलाएगा? सैंपल। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपूर्ण संगणना विधि, कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कॉलेज के 200 विद्यार्थियों के बारे में, उनकी मासिक आय कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, औसत भार कितना, वेट कितना है, इन सब चीज़ों को प्राप्त कीजिए। इसके लिए यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी से पूछताछ करके डाटा इकट्ठा करते हैं और संगणना विधि कहलाएगी। इस उदाहरण से संपूर्ण कॉलेज अर्थात सभी 2000 विद्यार्थियों को यूनिवर्स माना जाएगा और जो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी उस समग्र की इकाई कहलाएगी। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जनगणना भी संगणना विधि का ही प्रयोग करके की जाती है। यानी कि जो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भाई आपको आई थिंक दिख रहा होगा, जो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है, वो किस मेथड से होता है? उसका मेथड क्या है? उसका मेथड संगणना विधि। ठीक है जी। मतलब प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर इकट्ठा करना डाटा क्या कहलाता है? ये संगणना विधि द्वारा ही पॉसिबल है। संगणना विधि के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं? हम संगणना विधि सेंसस मेथड, इसके गुण क्या है और अवगुण क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट्स क्या है। गुण है कि विश्वसनीयता तथा शुद्ध आंकड़े हैं। भी व्यक्तिगत रूप से अगर हम घर घर जा रहे हैं तो सीधे सी बात है विश्वसनीयता और शुद्ध आंकड़े तो हमें प्राप्त होंगे ही होंगे। सेकेंड है कि विस्तृत सूचना है। घर घर जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ पूछने थोड़ी ना जाएंगे, कितने फैमिली मेम्बर हो, कितने साइज, पर कैपिटा इनकम कितनी है आपके घर से, कितने मतलब कमाने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने किस एज ग्रुप में कितने हैं, मेल कितने, फीमेल्स कितने, मतलब विस्तृत सूचना, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। थर्ड है सुटेबिलिटी, जो हर एक क्षेत्र के लिए आपकी उपयुक्त होगी, गहन अध्ययन होगा इसी में और हर चीज़ में वो सुटेबल रहेगी। भी हम उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विस्तृत सूचना में इतना डाटा इकट्ठा कर लेंगे कि जब हमें कोई भी डाटा निकालना होने से तो हम सुटेबिलिटी वहाँ से उठा करके अपने किसी अन्य पर्पज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिमेरिट क्या है? अधिक खर्चीली, भी घर घर जाना, हर डिस्ट्रिक्ट कवर करना, डिस्ट्रिक्ट के हर घर, हर शहर के, हर गाँव के, मतलब एक खर्चीला तो है ही, मोर एक्सपेंसिव, टाइम भी अधिक लगेगा, मोर टाइम, अधिक परिश्रम। ऑफकोर्स सी बात है भाई, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, वीडियो बनाने में भी लगती है। ये आधे घंटे की वीडियो आपको दिखती है लेकिन इसके पीछे 3-4 घंटे की मेहनत है, लेकिन फिर भी आप साथ में देते हैं, वाकई दुख होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना कंटेंट को काफ़ी डीपली देखिए, अपने नोट्स बनाइए भाई, तभी आपको ये मार्च में सफलता होगी। ऐसे स्किप कर करके वीडियो देखना इट्स नॉट अ गुड थिंग। फोर्थ पॉइंट है कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त है, नॉट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स के लिए ये जो है आपका सुटेबल नहीं है, अनुपयुक्त है। कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं जैसे कि उदाहरण के लिए समग्र अनंत इनफाइनाइट प्रकृति का है, अथवा
समग्र की मदे नाशवान है या अत्यधिक जटिल है जो संगणना विधि उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग मेथड। ये हमें अभी तक सेंसस मेथड पढ़ा था जो पॉपुलेशन इकट्ठा करने में हेल्पफुल था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अभी सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड क्या होता है कि सैंपल विधि के अंतर्गत समग्र में से कुछ इकाइयों को छांटा जाता है, चुना जाता है और फिर सूचना एकत्रित की जाती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और ये होता है भाई इसमें। और इंग्लिश मीडियम में बच्चे देखना चाहें तो ये डेफिनेशन आपको दिया है। सैम्पल मेथड इज दैट मेथड। ये वह मेथड होता है इन विच जिसके अंदर डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल्स ऑफ आइटम्स। डाटा कलेक्ट किया जाता है आइटम से, सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम दैम। और उन्हीं से कंक्लूजन निकाला जाता है जो आपने डाटा इज कलेक्ट किया। ठीक है जी। महत्व क्या है इसका? इसमें है कि आपको जैसे एक एग्ज़ाम्पल गिवन है, 100 स्टूडेंट हमने ले लिए हैं तो उनकी जो है कि उनकी सूचना इकट्ठा करना सैंपल विधि के अंतर्गत आएगा। जैसे सैंपल का क्या चुनाव करना है, क्या सूचना एकत्रित करनी है, समग्र विधि क्या निष्कर्ष निकालना है, चुनाव क्या करना, आप किस समस्या पे करना चाहते हो। चुनाव हमने उनका देखे अभी मंथली पॉकेट मनी कितनी है, फिर उसके बारे में हमने डाटा एकत्रित किया, फिर हमने निष्कर्ष निकाला कि हाँ 500 से ज़्यादा मंथली इनकम 16 बच्चों की है, उससे ज़्यादा ये आपको तीनों स्टेप आई थिंक क्लियर होगा। अब इसके महत्व के बारे में देखते हैं। सैम्पलिंग मेथड, इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग मेथड। आधुनिक युग में सैम्पलिंग विधि सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय विधि है। अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण विधि है ये। आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र के अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी यह विधि व्यापक प्रयोग है भाई इस विधि का। जैसे एक गृहिणी है, फॉर एग्जांपल एक गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ है, चावल के 2-3 दानों को देखकर इस मस्त चावलों के पक जाने का पता लगाती है। तो ये वही बात आ गई ना जिसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक सबसेट, यूनिवर्स का सबसेट सैंपल कराता है। तो वही सैम्पलिंग मेथड के द्वारा ही 2-3 चावलों से एज ए सैंपल के तौर पे यूज़ कर रही है, जिससे कि उसे पता चल जाएगा कि चावल पके हैं या नहीं पके। उसी प्रकार एक एग्जांपल और लीजिए ताकि आपको डाटा क्लियर हो, अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर हो और आप EMRS में सफल हो भाई। मेरा तो उद्देश्य है आपके साथ बेस्ट ऑफ लक है भाई, EMRS के लिए अच्छी मेहनत कीजिए और वो सफल होइए भाई। तो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। जैसे एक डॉक्टर है, वो खून की कुछ ही बूंदें लेता है और उसी के आधार पर वो टेस्ट करता है और उसी के आधार पर बता देता है कि उसके रोगी के, जो पेशेंट के खून की जांच करता है और ये बता देता है कि उसको मतलब क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है। सिर्फ 2-3 बूंद से ही देखिए वो एनालाइज कर देता है, सैंपल के तौर पर वो यूज़ करता है। ठीक है, जिस प्रकार वो एक हाउसवाइफ 2-4 दाने से ही बता देती है कि चावल पक गए हैं या अभी नहीं पकी है। ठीक है जी। इसी प्रकार रोजाना जीवन की वस्तु जैसे गेहूँ, चावल, दाल आदि खरीदते समय हम वस्तु का नमूना सैंपल देखकर ही वस्तु की क्वालिटी का पता लगा लेते हैं। कारखानों में भी सांख्यिकी किस्म नियामक स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोलर केवल कुछ निर्मित इकाइयों की जांच करके ही वस्तु की किस्म की क्वालिटी की जांच कर लेता है। अध्यापक कुछ छात्रों से प्रश्न कर अपने अध्यापन की प्रभावशीलता के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। वास्तव में शायद ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ पर सैम्पलिंग विधि का प्रयोग न किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो वाकई सैम्पलिंग मेथड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट हम इसके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है कि भाई धन की और श्रम की बचत होती है। ऑफकोर्स ये बात है, एक तो 2-3 दाने देखने और एक पूरे इतने देखना है, दाने देखने हैं भी टाइम तो लगेगा। तो जैसे सेंसस मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा लेबर की जरूरत होती है, वहीं इसमें धन और श्रम की बचत होती है, सेविंग ऑफ मनी एंड लेबर। समय की बचत होती है, गहन अध्ययन है, संगठन प्रबंध,
सुविधा है, अधिक विश्वसनीय परिणाम है, अधिक वैज्ञानिक है, एकमात्र संभव विधि है। अवगुण है, भी कम शुद्धता है। और निष्कर्ष है कि यदि सैंपल लेने की विधि निष्पक्ष नहीं है तो इसमें भ्रम पैदा हो सकता है, मतलब जो है कि वो कन्फ्लिक्ट होंगे कंक्लूजन में। नेक्स्ट देखिए, संगणना विधि और सैंपल विधि में, यानी कि सेंसस मेथड में और सैंपलिंग मेथड में क्या डिफरेंस है, देखिए जानते हैं। ये आपको बताया जा रहा है डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। ठीक है जी, डिफरेंस बताया जा रहा है। फर्स्ट इनके दोनों के स्कोप में, फिर इनकी लागत में, फिर इनके अनुसंधान क्षेत्र में, फिर इनकी सजाती यानी कि होमोजेनिटी में, फिर इनकी प्रकृति में। ठीक है, क्या अंतर है वो भी आप देखिए भाई। इसमें क्या होता है, सेंसस में सभी डाटा हम सारे ऑल क्षेत्र को लेकर चलते हैं, और जबकि सैंपल मेथड में हम सिर्फ कुछ ही मदों से हम उसका आइडिया लगा लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि इसमें अगर हम एक एक चीज़ व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा आती है, और इसमें हम एक एक चीज़ मतलब 2-4 चीज़ों से अनुमान लगा लेते हैं तो कॉस्ट कम आती है। कॉस्ट भी कम लगती है, समय भी कम लगता है, और श्रम भी कम लगता है। वही चीज़ इसमें तीनों ज़्यादा लगती है। डन। थर्ड पॉइंट, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। संगणना विधि का प्रयोग सीमित क्षेत्र पर है, अनुसंधानों में नहीं किया जा सकता, जबकि सैंपलिंग विधि का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र और अनुसंधानों में किया जाता है। ये सैंपल मेथड जो है ये रिसर्च में बेस्ड है, और ये रिसर्च के लिए अनुपयुक्त है। आई थिंक यू हैव टू क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट, होमोजेनिटी। संगणना विधि वहाँ अधिक उपयोगी है जहाँ समग्र की इकाइयाँ हेट्रोजीनियस हैं, यानी कि अलग अलग हैं, और जबकि सैंपल विधि वहाँ अधिक उपयोगी होती हैं जहाँ समग्र की इकाइयाँ होमोजीनियस है। जैसे चावल हैं तो होमोजीनियस है, सभी चावल एक जैसे होंगे, वाइट होंगे, एक ही उसके होंगे साइज के, तो ये तो होमोजीनियस है, तो डेट इज सैंपल मेथड। और वो हेट्रोजीनियस है भी, किसी घर के अंदर 2 बच्चे हैं, किसी के अंदर 12 हैं, किसी के अंदर 8 हैं, किसी के अंदर 1 भी नहीं है, तो ये एक मतलब दोनों में ये डिफरेंस है। आई बात समझ में। फिफ्थ पॉइंट है नेचर ऑफ यूनिवर्स, समग्र की प्रकृति। कैसा नेचर है भाई? ऐसे क्षेत्रों में जहाँ समग्र की प्रत्येक इकाई का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक होता है वहाँ संगणना विधि अधिक उपयोगी होती है। कि जहाँ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई का विस्तृत अध्ययन करना है तो हम सेंसस मेथड की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके विपरीत जब हमें अनंत या विशाल हो या संपूर्ण गणना या फिर उसके नष्ट होने का डर हो, जब हम सैंपल विधि उपयुक्त मानेंगे। भी हमें इसको विस्तृत अध्ययन करना ही है तो नॉर्मली हम इसे 2-3 से काम कर सकते, तो हम सैंपल मेथड को अपनाएंगे। आई थिंक आपको डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड में आपका क्लियर हो गया। कौन कौन सी विधियां हैं अब हम देख लेते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी सैम्पलिंग मेथड में टेक्निक है इसमें है आपकी रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जिसमें सिंपल रैंडम, फिर है स्ट्रेटिफाइड स्तरीय, फिर है सिस्टमेटिक रैंडम। 3 तरह की हैं ये। जैसे टेबुलर फॉर्म में भी बता रखा है। देखिए भाई, आई थिंक आपको विजिबल होगा। देखिए भाई, टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। रैंडम सैम्पलिंग है, गैर रैंडम सैम्पलिंग है, यानी कि रैंडम है ये नॉन रैंडम है। इसमें रैंडम में सिंपल आ गया, स्तरीय यानी कि लेवल आ गया, उनका व्यवस्थित सिस्टमेटिक आ गया, बहुस्तरीय मल्टी लेवल आ गया, समूह में यानी कि ग्रुप सैम्पलिंग आ गया। गैर रैंडम में जैसे विचार आ गया, कोटा आ गया, सुविधानुसार आ गया, विस्तृत आ गया। देखिए रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि इसमें समग्र के सभी इकाइयों इसमें शामिल की जाती हैं, उनको सभी इकाइयों का समान अवसर प्राप्त नहीं होते। 2-3 मदों से ही हम इसको पता कर सकते हैं।
ठीक है जी। ये भी जैसे रैंडमली हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। रैंडम सैम्पलिंग विधियाँ समग्र में से सैंपल प्राप्त करने की वे विधियाँ हैं जिसमें समग्र की सभी इकाइयों को सैंपल में शामिल किए जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। अतः इस विधि में सैंपल के लिए मदों का चुनाव वैज्ञानिक ढंग पर किया जाता है। यह किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। रैंडम सैम्पलिंग विधि के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं। सरल, सिंपल कैसे है भाई? सरल रैंडम सैम्पलिंग एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि में इकाइयों का चयन चांस के आधार पर किया जाता है। सभी इकाइयों के समग्र में से चुने जाने की पूरी संभावना होती है। सरल रैंडम सैम्पलिंग वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के सैंपल में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। रैंडमली जैसे लॉटरी हो गया, काफ़ी सारी चिट है, उसके अंदर कोई भी कौन क्या एक्टिविटी करेगा तो उसमें से एक चिट निकालना, समान अवसर कोई भी चिट नहीं निकल सकती, पर ये होगा रैंडमली। ठीक है जी। एक डेफिनेशन इसमें इंग्लिश में देख लीजिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड, ये वह मेथड इन विच ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स के प्रत्येक आइटम को हैज़ एन इक्वल चांस, सभी को बराबर चांस मिलेंगे ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल, सैंपल में सिलेक्ट होने के। सैंपल में कौन सी इकाई शामिल होगी कौन सी नहीं, इस बात का निर्णय अनुसंधान करता अपनी इच्छा से नहीं करता है। भाई वो निकाल रहा है तो अपनी इच्छा से नहीं निकाला है, सभी बंद है, तो अभी रैंडमली कौन सी निकलेगी वो उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इकाइयों का चुनाव करना ये चांस पर छोड़ दिया जाता है। सरल रैंडम सैम्पलिंग के अनुसार सरल रैंडम चुनने की दो विधियाँ होती हैं। एक तो जैसे लॉटरी विधि, एक है रैंडम नंबरों की तालिकाएं। जैसे मैंने अभी बताया था लॉटरी विधि चिट मेथड की बात होगी, किसकी लॉटरी निकले किसकी नहीं निकले, ये जस्ट क्या है, चांस की बात है। ओके थोड़ा देख लेते हैं हम इसमें लॉटरी मेथड क्या है। इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का नाम अथवा नंबर अलग अलग पर्चों पर लिख दिया जाता है। इस प्रकार सभी पर्चियों को मोड़कर एक बर्तन में या फिर थैले में डाल दिया जाता है। इसके पश्चात किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उतनी पर्चियाँ उठा ली जाती हैं जितनी इकाइयाँ सैंपल में शामिल करनी होती हैं। रैंडम नंबरों की तालिकाएँ। कई विद्वानों ने रैंडम नंबरों की तालिकाओं का निर्माण किया है। इनकी सहायता से सैंपल चुनने की सहायता मिलती है। इन विभिन्न तालिकाओं को टिपेट तालिकाएँ अधिक प्रचलित या प्रसिद्ध हैं इस नाम से। टिपेट, ये नाम आपका यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ। टिपेट ने इतने 41,600 अंकों के प्रयोग से 10,404 अंकों की संख्या की एक तालिका यानी कि टेबल तैयार की जाती है। इस विधि में पहले समग्र की सभी मदों को क्रमबद्ध लिखा जाता है यानी कि एक सीक्वेंस में। इसके पश्चात टिपेट तालिकाओं की सहायता से जितने आकार का सैंपल लेना हो उनके अनुसार इच्छाओं का चुनाव कर लिया जाता है। टिपेट तालिका के सैंपल से के प्रयोग से सैंपल में चुनाव को हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपको दे रखा है कैसे, ये नंबर दे रखे हैं, इतने से इतने के बीच में नंबर ये ऐसे दे रखे हैं। देखिए इसके क्या है, इसका लॉटरी मेथड ये था, क्या था कि इसका आकार छोटा होता है, उचित प्रतिदिन नहीं होता, तभी किसी का नंबर आता है किसी का नहीं आता, बहुत छोटा विधि उपयुक्त नहीं है। कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण शामिल होना आवश्यक है, ये उपयुक्त नहीं होती। यह विधि उस समय उपयुक्त नहीं होगी जब विभिन्न विशेषताओं वाली इकाइयाँ हों। विशेषताएं एक होनी चाहिए। लॉटरी हम किस मेथड के लिए निकाल रहे हैं, कार इंश्योरेंस के लिए या कोई और के लिए, तो वो थीम एक ही हो, यानी कि ये नहीं कि भी उसका बीमा भी हो, एक्सीडेंशियल बीमा भी हो, LIC टाइप भी हो, ऐसे मिक्स मैच मसाला नहीं करना हमें। नेक्स्ट आपकी ये है आपकी स्तरीय रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। देखिए इसमें आपका अवगुण होगा क्षेत्र सीमित है, लॉटरी मेथड का सीमित, अभी एक ही टॉपिक में हम चलते रहेंगे। सीमित है, विभिन्न भागों को उचित प्रकार से नहीं बांटा जाता है और आकार बहुत छोटा होता है, तभी एक ही थीम को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट है आपके सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली होगा, जियोग्राफिकली होगा, संख्यानात्मक या अन्य किसी प्रकार का क्रमबद्ध पूर्व निर्धारित मात्रा की इकाइयों को समान रूप से सैंपल में चुन लिया जाता है। जैसे एक सरल विधि है, मेरिट देख लीजिए, सैंपल चयन में बहुत कम समय लगता है।
सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी काम करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है कम ही समय लगेगा। सरल विधि है और इसमें कम समय लगता है जब हम कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है, जब हम फटाफट से क्विकली हम इतना सारा ये वीडियो भी देख लें, वो भी देख लें, वो बुक भी पढ़ लें, वहाँ से नोट्स देख लें, वो बुक पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, तो लास्ट टाइम में जो हम जैसे फटाफट से इतना ज़्यादा हम खाना खा के स्टोर नहीं कर सकते, सीधी सी बात उल्टी तो होगी, बच नहीं पाएगा भाई। तो इसलिए धीरे धीरे अपना कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज अपनी तैयारी कीजिए। अवगुण है कि इस विधि में प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर प्राप्त नहीं होता है। यदि सभी इकाइयों की विशेषताएं समान होगी तो निष्कर्ष प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। जब सैम्पलिंग प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है तो इसे बहुस्तरीय रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम संपूर्ण समग्र को कई स्तरों या उपस्तरों स्टेजेस और सब स्टेजेस में बांट दिया जाता है। प्रत्येक से रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर कुछ इकाइयाँ चुनी जाती है। तत्पश्चात इन इकाइयों का विभाजित किया जाता है और रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर कुछ उप इकाइयों को चुना जाता है। इस प्रकार और आगे के स्तरों में वर्गीकरण एवं चयन का कार्य चलता रहता है। उदाहरण के लिए हरियाणा राज्य के प्रौढ़ शिक्षा अडल्ट एजुकेशन संबंधी अध्ययन हेतु पहले हरियाणा से रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर कुछ जिले चुने जाएंगे। तत्पश्चात प्रत्येक चुने हुए जिलों में से कुछ तहसील तथा प्रत्येक तहसील में से कुछ गाँव या वे नगर चुने जाते हैं। आगे इन गाँव या नगरों में से मोहल्ले, उन मोहल्लों में से घर चुने जाएंगे जिनमें संक्षिप्त संबंधित समस्या के संबंध में पूछताछ की जाएगी। गुण है यह विधि क्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या संबंधी विभिन्न अध्ययन करने की श्रेष्ठतम विधि है। यह विधि का प्रयोग उन समस्याओं के लिए उपयोगी है जहाँ एक सैंपल के आधार पर निर्णय किया जाता है। अवगुण है परिशुद्धता का सही अनुमान लगाने के लिए इस विधि में परिशुद्धता का स्तर पहले निश्चित कर लिया जाता है। तार्किक प्रगति नहीं है, रीजनेबल नहीं है भाई मेथड। नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अभी तक तो हम सैम्पलिंग मेथड की थी, रैंडम वाली सिंपल थी और फिर इनका स्ट्रेटेजी थी, सिस्टमेटिक थी। अब हम बात करते हैं नॉन रैंडम। नॉन रैंडम में कौन कौन सी? गैर रैंडम सैम्पलिंग विधियाँ सैंपल प्राप्त करने की वे विधियाँ हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी या संयोग के स्थान पर इकाइयों का चुनाव सुविधानुसार किया जाता है। इस प्रकार की विधियों में इकाइयों का चुनाव अनुसंधानकर्ता के विशेष उद्देश्यों एवं सुविधाओं के अनुसार किया जाता है। अभी उसमें तो जैसे लॉटरी मेथड थे, बाय चांस प्रोबेबिलिटी तुक्के वाली बात है ना। अब जो है वो भी यही है भाई, तुक्के वाली बात। आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, ऐसी वीडियो कंटेंट नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो फिर आप तुक्का ही लगाएंगे लास्ट टाइम में, क्योंकि टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। सीधी सी बात ये है ना। तो ये है बाय चांस वाली बात थी। लेकिन अब अगर हम ये करते हैं विशेष उद्देश्य, अगर आपको सुविधा अनुसार काम करना है तो एक चीज़ ध्यान से देखनी होगी, जैसे सुविचार सैम्पलिंग जब अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छानुसार समग्र में से उन इकाइयों का चयन करता है जो उसके विचार में समग्र का उचित रूप से प्रतिनिधित्व करती है, उसे विचार सैम्पलिंग कहते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ ड्राइंग ए सैम्पलिंग फ्रॉम द यूनिवर्स इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैम्पल्स आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। इकाइयों का चयन पूरी तरह से अनुसंधानकर्ता की स्वेच्छा और इच्छानुसार किया जाता है तथा चांस पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। उदाहरण के लिए, यदि किसी कॉलेज के विद्यार्थियों के मासिक व्यय के बारे में अध्ययन करना है तो इस विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता ऐसे विद्यार्थियों को सैंपल में शामिल करेगा जो उसके विचार में संपूर्ण विद्यार्थी वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। यह विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयोगी है जिसमें कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उनको सैंपल में शामिल करना आवश्यक होता है। बाय चांस का, प्रोबेबिलिटी का तो कोई इसमें मेथड मतलब है ही नहीं। इसमें जो भी कुछ करना है अपने व्यक्तिगत रूप से डाटा सिलेक्ट करना। इसलिए गुण है, यह विधि कम खर्चीली है, अत्यंत सरल है। ये विधि ऐसे क्षेत्रों में अधिक उपयोगी है जहाँ एक सी इकाई हो, जहाँ थीम एक ही लेके चले। जैसे हमने यहाँ मासिक व्यय लेके चला तो वही आपकी वही चीज़ रहे, बदले ना। अवगुण है पक्षपात की अधिक संभावना बनी रहती भी। हम वर्बली पूछ रहे हैं, कोई कुछ बता दे और है एग्जैक्ट 100 उसके मंथली इनकम बता दे 500, तो
ये है ही। और फिर कोई हमारा फ्रेंड है तो हम भी कुछ भी लिखते वक्त कुछ डाटा में हेर फेर कर लें तो पक्षपात की अधिक संभावना है, सैम्पलिंग एरर की अधिक संभावना रहती है। थर्ड आपका सुविधानुसार सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को जो तरीका सुविधाजनक तथा ठीक मालूम पड़ता है उसी के अनुसार वह सैंपल का चुनाव करता है। अन्य शब्दों में अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान सैंपल प्राप्त करता है। इस विधि को चंक मेथड भी कहते हैं क्योंकि अनुसंधान हेतु समग्र का एक भाग सुविधानुसार चुन लिया जाता है। उदाहरण के लिए एक पुस्तक प्रकाशक कॉलेज की प्रोस्पेक्टस में प्राध्यापकों की सूची के आधार पर सुविधानुसार कुछ प्राध्यापकों का चुनाव करता है और उनसे अपने प्रकाशन के बारे में विचार जानना चाहता है। यह विधि कम खर्चीली तथा सरल है परंतु अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय है। इसमें गण पर निर्भरता बढ़ जाती है, जहाँ समग्र स्पष्ट रूप से परिभाषित न हो अथवा सभी इकाइयों की सूची उपलब्ध न हो तथा सैंपल की इकाइयाँ भी स्पष्ट न हो। इस विधि द्वारा सैंपल का चुनाव उपयोगी रहता है। विस्तृत सैंपलिंग, एक्सटेंसिव सैंपलिंग। इस विधि में सैंपल लगभग समग्र के समान ही लिया जाता है। जैसे समग्र का 90% भाग केवल वही इकाइयाँ छोड़ी जाती हैं जिसके बारे में आंकड़े एकत्रित करना कठिन या असंभव हो। सैंपल का आकार बड़ा होने के कारण इसमें पुरुष शुद्धता की मात्रा अधिक होती है। सीधी सी बात है, बड़े लेवल पे ये काम भी मैं कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। अगर हम ज़्यादा वो बर्डन लेके चलेंगे तो शुद्धता तो कम होगी। विषय का गहन अध्ययन असंभव होता है परंतु इस विधि में साधनों का अधिक व्यय होता है। अब दोनों ही मेथड हम कर चुके हैं, सैंपलिंग भी और नॉन सैंपलिंग भी। तो इसमें क्या क्या आपको मिस्टेक्स हैं, क्या क्या एरर्स देखने के लिए मिले हैं वो देखिए। सैंपल का चुनाव यद्यपि बहुत सावधानी से किया जाता है फिर भी उसमें कुछ ना कुछ एरर उत्पन्न हो ही जाता है, जिसमें जो दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर। ये जो मिस्टेक्स हैं आंकड़ों के संकलन, प्रोसेसिंग, विश्लेषण से उत्पन्न होती है। कोई संकलन इकट्ठा करने में कुछ दिक्कत हुई है, किसी को प्रोसेस करने में दिक्कत हुई है, किसी का कंक्लूजन विश्लेषण करने में दिक्कत हुई है। फर्स्ट सैम्पलिंग मेथड में क्या क्या है। सैम्पलिंग एरर्स वे हैं भाई जिसमें दोषपूर्ण सैम्पलिंग विधि के चुनाव से कारण उत्पन्न होता है। इसमें निम्नलिखित कारण से उत्पन्न हो सकता है बी फैकल्टी सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग विधि का ही गलत आपको चयन कर लिया है। सेकेंड है सब्स्टिट्यूटिंग वन सैंपल फॉर द अदर ड्यू टू डिफिकल्टीज कलेक्टिंग द सैंपल, सैंपल को एकत्रित करने में कठिनाई के कारण जब एक सैंपल को किसी अन्य सैंपल के लिए प्रतिस्थापित कर लिया जाए तो सैम्पलिंग एरर तो उत्पन्न हो गई। थर्ड देखिए फॉल्टी डिमेरिकेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, सैंपल इकाइयों का दोषपूर्ण सीमांकन। जब हम सैम्पलिंग इकाइयों का दोषपूर्ण सीमांकन करते हैं तब। फोर्थ पॉइंट है समग्र जिसकी विभिन्न विशेषताएं होती हैं, परिवर्तनशीलता, विचरणशीलता के कारण सैम्पलिंग त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर में नॉन सैम्पलिंग एरर है भाई वे एरर हैं जो मानव तत्वों के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है जी, उसमें तो विधि की हम मान सकते हैं एरर, ठीक है ना, लेकिन इसमें मानव गलतियों के कारण ये सब चीज़ें डाटा गलत होता है। कैसे कैसे ये जो एरर हैं ये गणकों की सावधानी के कारण संकलन कार्य में स्वयं ही उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे दोषपूर्ण नियोजन, प्लानिंग गलत है। उसके बाद सैम्पलिंग इकाइयों का दोषपूर्ण चयन, ये इसका सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट गलत है। आंकड़ों के संकलन के लिए प्रशिक्षित तथा अनुभवी स्टाफ का अभाव, लैक ऑफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स या फिर विच कलेक्टर डाटा। सर्वर, जवाब देने वाले व्यक्तियों के द्वारा की गई अपेक्षा तथा जवाब न देना। नेग्लिजेंस एंड नो रिस्पॉन्स ऑफ एग्जैक्ट उसका जवाब ना देना। नेक्स्ट देखिए जो इसमें है अब इसमें आपके ये दो तीन तरह से हो सकते हैं। पॉपुलेशन, एनी स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन डाटा इज कॉल्ड पैरामीटर, जिसमें पॉपुलेशन मीन हो सकता है, पॉपुलेशन एसटी हो सकता है, पॉपुलेशन वेरिएंस हो सकता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल हो सकता है एक्सेट्रा। इसमें क्या है भी स्टेट क्या है, एनी स्टेट मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल डाटा इज नोन स्टेट। स्टेट हम कल पढ़ चुके हैं, डाटा इकट्ठा करना।
सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग ए सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन। दो प्रकार की हो सकती हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। ये आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। सैम्पलिंग वितरण की महत्वपूर्ण विशेषता, क्या विशेषता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की? यहाँ क्यों नहीं आ रहा, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? चलिए देखते हैं। सैम्पलिंग वितरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि वितरण की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि किसी प्रसामान्य वितरण और गैर प्रसामान्य वितरण में बड़े आकार के रैंडम सैंपल चुने जाते हैं, यदि उनकी कोई स्टैटिस्टिक्स निकल जाती तो सैम्पलिंग वितरण प्रसामान्य वितरण के सन्निहित होता है। उदाहरण, माध्यों का सैम्पलिंग वितरण प्रसामान्य वितरण के सन्निहित होना लगभग आसपास। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैट, क्या एरर हो सकते हैं स्टैंडर्ड? The basic difference between the standard deviation and standard error of the mean is that the former measures the extent to which the individual item differ from the mean and later measures the extent to which individual sample mean differ from the population mean। इसमें क्या है कि जो एरर है दोनों में क्या हो सकते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन में और स्टैंडर्ड एरर में जो अंतर होगा। देखिए भाई, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर, इसमें है कि इसमें सैंपल की विश्वसनीयता की जांच हो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हो। थर्ड है कि टू डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑफ द नॉन पॉपुलेशन मीन। यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर जो है, यूटिलिटी क्या है, इसकी क्या उपयोगिता स्टैंडर्ड एरर की, कि जो सैंपल लिया गया है वो विश्वसनीय हो, उसकी जांच की जाए, सार्थक हो भी। हम जिस चीज़ के लिए हमने ये टेस्ट किया था वो उस चीज़ के लिए है। जैसे हमने चैप्टर 9 के लिए टेस्ट लिया है तो ये उसके सभी क्वेश्चंस कवर करता है। चैप्टर 9 का टेस्ट क्लियर हो गया, ये ना हो कि 9 के लिए लिया तो 10 भी इंक्लूड कर दो, 11 भी, 12 भी, ये गलत बात है भाई। उसके बाद अज्ञात समग्र माध्य की विश्वसनीयता सीमाओं का निर्धारण करो कि हमने एक डिटरमाइन कर दो कि इसकी लिमिट यहीं तक है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का क्या है, मीन का माध्य का क्या सैम्पलिंग वितरण। मान लीजिए हम किसी समग्र को हम डिनोट करते हैं ऐसे, में से एक निश्चित आकार साइज के लिए छोटा है के सभी संभावित सैंपल पुनर्स्थापित या बिना पुनर्स्थापित विद और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें विद और विदाउट रिप्लेसमेंट शायद आप कर चुके हैं एमए में, ये वही क्वेश्चंस करेंगे। अगर टाइम बचता है तो, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो देखेंगे, टाइम बचेगा तो ज़रूर करेंगे। प्रत्येक सैंपल के लिए हम माध्य मीन ज्ञात करते हैं। इस प्रकार विभिन्न सैंपलों के माध्य मूल्यों के समूह को माध्य को सैंपलिंग वितरण कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मीन्स फ्रॉम डिफरेंट सैंपल इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जस्ट अ मिनट। क्या प्रॉपर्टीज हैं मीन की? माध्यों के सैम्पलिंग वितरण के लिए निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहले है कि द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, हमेशा इक्वल होगा। ये न्यूमेरिकल इनके जैसे ये है कि अगर हम इनका टोटल करते हैं जितना ये मीन ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी। Thus the mean of sampling distribution of means is equal to the population means, size of sample।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, देख लीजिए भाई। एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए हैं आज, जो थ्योरेटिकल था वो आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक आधा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मतलब ये ना रहेगी कंटेंट में कोई कमी ना रहे। बाकी आप लोगों को करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए भाई, ये पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए शो है, ये वेरिएंस निकालेंगे ऐसे। एग्जाम्पल 1 देखिए, इफ रैंडम सैंपल of size n is taken from population of size n, how many different equally likely samples can be drawn with replacement, without replacement? Number of population इतना, number of ये population, size of population, size of sample, without replacement ये, with replacement का n की पावर n है, without ये n, standard error। सैम्पलिंग मेथड में स्टैंडर्ड एरर क्या है, विद रिप्लेसमेंट, तो ये है, विदाउट रिप्लेसमेंट ये फॉर्मूला होगा। आई थिंक चारों पार्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल अभी थोड़ा सा टफ तो होगा, समझने का कोशिश कीजिए। कहाँ चली जाती है, चलिए देखिए। Example 2. A population consists of the number 2, 5 and 8. Enumerate all possible samples of the 2 which can be drawn from the population with replacement, without replacement। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे लाइटली ना ले। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए नहीं आए ये पता नहीं, पर आएंगे तो मतलब में भी चांस है। विद रिप्लेसमेंट क्या है कि टोटल पॉसिबल सैम्पल्स कितने हैं, अगर ये 9 है तो देखिए 3 है, 1 2 3, 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 9, ठीक है जी, 3 इंटू 3 9। ऑल पॉसिबल सैम्पल्स 2 2 रिपीटेड 5 5 आ जाएगा ऐसे, देन 8 8 आ जाएगा, 5 2 2 5, 8 2 2 8, 8 5 5 8, अपोजिट विदाउट एन सी एन, सी पावर ये आपकी 3 थी, 1 2 3, ये 3 की चलिए रखी यहाँ 3, सी एन की पावर 2। तो ये आपका, ये कैसे सॉल्व होगा, ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन का है, ये सीक्वेंस 3 2 इंटू 1, 3 है नीचे 2 ही ले सकते हैं हम, 2 इंटू 1, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा 3। आई थिंक यू हैव टू क्लियर। ऑल पॉसिबल सैम्पल्स आर 2 5 2 8 5 8। एग्जाम्पल 3 देखिए नेक्स्ट। कंसिडर ए पॉपुलेशन consisting of 3 values 1 2 and 3, draw possible sample of size 2 with replacement from the population, construct sampling distribution means, also find the mean and standard error of the distribution। total number of possible samples is n की पावर n, 1 2 3, तो 1 और 2, तो सीधी सी बात है 3 इंटू 3 9। ऑल पॉसिबल सैम्पल्स एंड देयर सैम्पल्स मीन्स आर शोन बिलो, ये आपको नीचे दिया गया है इसका टोटल। सैम्पल नंबर, सैम्पल वैल्यू, सैम्पल मीन, सीधी सी बात है 9 आए तो हम ये 9 आया तो हमने ये 9 तक काउंटिंग लिख लिया, डन। फिर ये है आपके भी 1 2 भी हो सकता है, फिर 2 1 है तो 1 2 भी होगा, ये कुछ ठीक है चल रहे हैं ऐसे। 3 1 है, 1 3 है। फिर इसका किया कि हाफ करना सभी का, 1 + 1, ये 1 और ये 1, तो 2 से 2 गया, ये आपका आ जाएगा 2.0। हाफ 2 और 1 3, 3 का हाफ यानी कि 1.5, फिर ये 3 और 1 4, 4 का 2 से करेंगे तो 2,
ऐसे होगा भाई, पूरा टेबल आप कर लेना, आपको बता दिए स्टेप कैसे होगा। 5th देखिए, इसी का मीन निकालेंगे तो टोटल 18 आया, टोटल 9 थे, 3 इंटू 3 9 ही था नीचे, तो ये आपका मीन आ गया 2। और ये निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर, ये था आपका वेरिएशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए, और ये साइज सैंपल के लिए, ये 3 है। ये देखिए, ये देखिए, तो आपकी 3 थी, एक है न्यूट्रल है, तो सीधी सी बात 0 पॉजिटिव होगा। x माइनस यू की पावर 2, पॉपुलेशन मीन आ गया, ये फॉर्मूला रहेगा, तो इसको पुट कर दीजिए, √2/3, 1/√2, तो ये 2 से 2 कट गया, 1/√3 की वैल्यू ये होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, देखिए मैं स्किप भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक एग्जाम्पल कंटिन्यू करवा रही हूँ, लेकिन आप लोग कंटिन्यू वीडियो नहीं देखते तो दुख आता है भाई। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ये आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपका तो एग्ज़ाम है भाई, 3-4 घंटे लगा सकते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए क्या 1 घंटा से इसलिए नहीं पढ़ सकते। देखिए भाई नेक्स्ट, ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर 22, 24, 26, 28. Enumerate all possible samples of the size 2 which can be drawn from the population without replacement. Construct sampling distribution of means. Also find the mean and standard error. दोनों ही निकालने हैं, मीन भी एज वेल एज स्टैंडर्ड एरर भी। इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करना है, पीछे वाले में उन्हें विद रिप्लेसमेंट। देखिए प्राप्त टोटल नंबर पॉसिबल 4 है इसमें, 22, 24, 26, 28, 4 है ना, 4 c की पावर 2, तो 4 और ये c की पावर 2 6 आ गया। कैसे आ गई ये आपको गिवन बता देती हूँ, ये 4 3 2, ये परमुटेशन कम्बिनेशन वाला है। नेक्स्ट 2 2 और 1, ठीक है जी, 1 1 2 2, और ये 2 की पावर 2 से 2 बढ़ गया, बचा 4। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, सैम्पलिंग मेथड 1 2 3 4 6 6 है, ये आपका 6 आ गया। 6 तक काउंटिंग वही, दोनों वैल्यू एक अपोजिट, 22 24, फिर 24 22 हो जाएगा, 22 26, 22 28। ठीक है जी, ये इनका वही मीन वैल्यू हाफ, दोनों को प्लस फिर हाफ से डिवाइड, दोनों को प्लस फिर हाफ से डिवाइड। ठीक है जी, ऐसे इसका ये टोटल कर लेंगे हम, ये जो 150 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स का 4th। विद रिप्लेसमेंट में ये, विदाउट में वो ये वाला साइन था। ठीक है जी, ये विद रिप्लेसमेंट में ये, तो ये आपका ये अगर मैं यूज़ करेंगे इससे ये बनेगा, इसे ये पुट करते हुए वैल्यू निकालते हुए ये पुट करते। नेक्स्ट है, ये आप 1-2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रख लीजिए, नहीं आएंगे तो कल की वीडियो में कमेंट कीजिए। आप मैं निकालना है सभी का टोटल करके 9 वैल्यू पर डिवाइड करो तो पॉपुलेशन निकालनी कैसे हो जाएगी। एग्जाम्पल 6, द सैंपल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 नंबर 2 3 6 8 11. Consider all possible sample of size 2 which can be drawn with replacement from the population. Construct the sampling distribution of means. Calculate the standard error of mean. Also calculate the standard error of the mean when the sample of size 2 are drawn without replacement. तो देखिए भाई, सो इसमें है भी 5 है, ये 5 नंबर है, 5 पावर 25, ये आपको सैम्पल वैल्यूज गिवन है। सैम्पल मीन हाफ 2 + 2 4, तो ये कट के वापस से 2 आ गया। ये अब क्लियर 2 कैसे आया, ये मैंने बताया, ये यहाँ से मैंने बताया, मैं एक बार फिर बता देती हूँ ताकि कोई डाउट ना आए। देखिए भाई, ये सैम्पल मीन में 2 कैसे आया, अगर आप सोचते हैं तो ये है हाफ लिया हमने, फिर इनकी वैल्यू थी 2,2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, ये नीचे हाफ था तो यानी कि 2, ये आपकी वैल्यू आ गई 2। एक स्टेप बता रही हूँ, ऐसे कंटिन्यू नीचे तक होगा, आप कर सकते हैं। सैम्पल नंबर 14, सैम्पल वैल्यू 8 और 6 14 के
पार्ट में किए हमने डिवाइड। सैम्पल मीन वही 14 का, इनको 14 को लेंगे हम। ये 25 जो है ये यहाँ 13 तक कंप्लीट नहीं हुआ, तब हमने यहाँ तक ये आपको 25 किया है। अंडरस्टैंड? मैं एक कलर चेंज करूँ तो आपको समझ में आए। ठीक है जी। ये 25 जो है, ये 25 यहाँ तक कवर हुआ है, ये यहाँ तक नहीं हुआ तो इसको इनलार्ज कर दिया गया है। देखिए इन दोनों का सैम्पल 2 था, अब इन दोनों का सैम्पल 8 और 6 14, 14 का हाफ यानी कि 7। ऐसे ही नीचे तक कर लेना आप। ठीक है जी। इतने सारे मैंने वैरायटी ऑफ कलर्स से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अब आपको ना आए तो भाई क्या कर सकते हैं। इनका ये आपको टोटल करना है। विद रिप्लेसमेंट था तो आपको ये फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड एरर का निकालना है। जब 1.5 ये था ये वैल्यू, स्टैंडर्ड इसकी ये 2 से विद रिप्लेसमेंट, इसलिए हमें स्टैंडर्ड एरर का निकालना है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन को क्लियर नहीं है, लास्ट स्लाइड पे होगा तो आप देख लीजिएगा। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस नाउ। ठीक है जी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। So keep practicing, keep supporting the channel, subscribe the channel, like this videos. Okay, bye, thanks.